हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी ट्यूटर। जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में टोटल 11 सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हमारे इस जीडीसी ट्यूटर यूट्यूब चैनल पे ढेरों एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। तो हर एक 11 सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन चुका है। सारी प्लेलिस्ट सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिएगा। तो उसी कड़ी में हम आपको फार्मास्यूटिक्स, जी हाँ, ये जो फार्मास्यूटिक्स है ना, ये भी आपके एग्जिट एग्जाम में आ रहा है। और इस फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट आपका पूरा का पूरा चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक यहाँ पे टॉपिक का एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, जिसमें आज का जो पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 10 होगा। जी हाँ, इससे पहले 9 पार्ट के वीडियो बन चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट देखना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे चले जाइएगा, सोटिक्स की प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां पे जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो ये 10वां पार्ट है। इससे पहले के जितने भी आपके 9 पार्ट है उसको देख लीजिएगा। इसके बाद भी 2 पार्ट और आएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। सारे पार्ट देख लोगे तो सोटिक्स कवर हो जाएगा। ऐसे ही इकोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, सारा 11 सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड हर एक कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाते हैं। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा। जी हाँ, आज का टॉपिक होगा स्टेराइल फॉर्मुलेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इससे टोटल हम 30 एमसीक्यू दिखाएंगे, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताएंगे, आपको सारा डाउट क्लियर करेंगे, किस किस ढंग के, किस किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जी हाँ, स्टेराइल और इम्यूनोलॉजिकल, इससे पहले पाउडर, टॉपिकल, लिक्विड, ओरल, कैप्सूल, टैबलेट सब करा दिया था। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, 2, 1 सब करा दिया था। चैप्टर नंबर 5 वाले में चल रहे हैं और ये 10वां पार्ट है। क्लियर है? चलो इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं होने पाए। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर द लीक टेस्ट। जी हाँ, जब आपका एम्प्यूल का लीकर टेस्ट किया जाता है ना, पेरेंटल का, तो लीकर टेस्ट को करने के लिए कौन सी डाई यूज होती है, कौन सा कलर, कौन सा पिगमेंट यूज होता है? जी, ऑरेंज रेड होगा, मिथाइलिन ब्लू होगा, मिथाइलिन रेड होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। जी हाँ, यहाँ पे अगर लीकर टेस्ट की बात कर ले, जब हम पेरेंटल का लीकर टेस्ट करते हैं ना, तो ब्लू कलर की होती है ना, मिथाइलिन ब्लू, यानी कि आपका मिथाइलिन ब्लू जो आपका डाई है ना, वही सिंपली आपके एम्प्यूल में टेस्ट के दौरान मिथाइलिन ब्लू डाई यूज होगी। तो डाई पूछा था तो सिंपली आपके मिथाइलिन ब्लू राइट आंसर यहाँ पे हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, Which of the following option is correct for water for injection? जी हाँ, वाटर फॉर इंजेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, वाटर फॉर इंजेक्शन की बात कर ले तो वहां पे जो टोटल सॉलिड प्रेजेंट होंगे, पार्ट्स मिलियन में सिर्फ 20 होंगे और वो पायरोजन फ्री होगा, या टोटल सॉलिड पर पार्ट्स मिलियन में 10 होंगे और वो पायरोजन फ्री होगा, या टोटल सॉलिड 10 पार्ट्स पर मिलियन होंगे, स्टेराइल और पायरोजन फ्री दोनों होगा, या टोटल सॉलिड 20 पार्ट्स पर मिलियन होंगे और सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल होगा। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? वाटर फॉर इंजेक्शन। अगर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होता देन आप स्टेराइल और पायरोजन फ्री दोनों बोल सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर फॉर इंजेक्शन है तो भैया टोटल सॉलिड इसके पर पार्ट्स मिलियन में 10 होने चाहिए और सिर्फ ऐसे पायरोजन फ्री होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा वाटर फॉर इंजेक्शन में? टोटल सॉलिड पर पार्ट्स मिलियन में 10 ही होंगे और पीएच 5 से 7 होगा और पायरोजन फ्री होना चाहिए। स्टेराइल की जब बात आती है तो वो आपके स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर फॉर इंजेक्शन है तो स्टेराइल की बात नहीं आएगी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, which of the following is commonly used thickening agent used in the ophthalmic preparation except one? जी हाँ, यहाँ पे आई प्रिपरेशन में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज होने वाले जो थिकनिंग एजेंट है वो आपके क्या होते हैं? 3 तो हैं इसमें ऑप्शन में, एक नहीं है, उसी को पकड़ो, एक्सेप्शन दिया है। जब किसी क्वेश्चन में नॉट आए, एक्सेप्ट आ जाए, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो भैया यहाँ पे ऑप्थेल्मिक में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एज अ थिकनिंग एजेंट यूज होता है। मेथिल सेलुलोज भी यूज होता है थिकनिंग एजेंट के रूप में, और सीएमसी कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज भी होता है। ग्लिसरीन, जी हाँ, ये जो ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट है ना, ये सिंपली आपके
ऑप्थेल्मिक में एज अ थिकनिंग एजेंट यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ग्लिसरीन की बात किया जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा था, तो भैया देखो यहाँ पे CMC भी है, पॉलीथाइन ग्लाइकॉल भी है, मेथिल सेलुलोज भी है, पाइलीविनाइल अल्कोहल भी है, ये सब आपके क्या है, जेलिंग और थिकनिंग एजेंट है। लेकिन क्या नहीं था, ग्लिसरीन नहीं था। क्लियर हुआ जी। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डिजाइन्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड इनसाइड द आई आर कॉल्ड। जी हाँ, ऐसा कौन सा आई प्रिपरेशन है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है जो कि आई के अंदर इंसर्ट करने के लिए बनाया गया है? वो आपका टॉपिकल प्रिपरेशन होगा क्या, वो आपका इंट्रा ऑक्यूलर होगा या पेरी ऑक्यूलर होगा या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो आई के अंदर इंसर्ट करने की बात आती है जब आई ड्रॉप वगैरह की बात आती है, या कह सकते हो आई के इनसाइड की बात आती है, तो उस दौरान आपका क्या होगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रिपरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, इंट्रा ऑक्यूलर प्रिपरेशन इनसाइड द आई आप एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करते हैं। और आपका कह सकते हो यहाँ पे पेरी ऑक्यूलर की बात किया जाए तो इंजेक्शन रूट से देते हैं, है ना। टॉपिकल प्रिपरेशन की बात किया जाए तो व्हीकल बेस होता है, और टॉपिकल में आई के टॉपिकल भी हो सकता है और स्किन का टॉपिकल भी हो सकता है, तो वो तो अलग हो गया, ठीक है। इंट्राऑक्यूलर यहाँ पे राइट आंसर हुआ, कहां पे, आई प्रिपरेशन की बात किया जाए, इनसाइड द आई, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द क्लैरिटी टेस्ट या पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट फॉर पेरेंटल सोल्यूशन। जी हाँ, कोई भी पेरेंटल सोल्यूशन है उसमें क्लैरिटी है कि नहीं, पार्टिकुलेट मैटर कितने हैं, क्लियर है कि नहीं, तो भाई साहब क्लैरिटी टेस्ट को परफॉर्म करना है ना, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा जी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे या फिर नेफेलोमीटर यूज करेंगे या फिर क्रोमेटोग्राफ यूज करेंगे या फिर कैलोरीमीटर यूज करेंगे। जी हाँ, किसकी बात हम कर रहे हैं जी, आपके पेरेंटल सोल्यूशन के अंतर्गत पार्टिकुलेट मैटर यानी कि क्लैरिटी का टेस्ट करते हैं, तो सिंपली क्या हुआ, नेफेलोमीटर होगा कि नहीं। जी हाँ, नेफेलोमीटर क्या होता है, क्लैरिटी को टेस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास कराई जाती है प्रोडक्ट से, फॉर्मुलेशन से, जिससे पता चलता है कि उसमें पार्टिकुलेट मैटर है कि नहीं है, तो वो क्लैरिटी टेस्ट करने की बात आती है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पाइरोजेनिक एंडोटॉक्सिन। जी हाँ, किसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन में या किसी भी फॉर्मुलेशन में पाइरोजन को टेस्ट करना है, पाइरोजेनिक एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम EICAR टेस्ट करते हैं या फिर ब्लड कल्चर टेस्ट करेंगे या फिर स्टेरिलिटी टेस्ट करने का काम करेंगे या फिर लाल टेस्ट करेंगे। जी हाँ, जब अगर हम बात करते हैं ना पाइरोजन को डिटेक्ट करने के लिए लिमुनस अमीबोसाइट लाइसेट यानी कि लाल टेस्ट करते हैं कि ना, लिमुनस अमीबोसाइट लाइसेट यानी कि लाल टेस्ट आपके पाइरोजन को डिटेक्ट करने का टेस्ट होता है, यही मेथड होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन याद रखना। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज इन द पेरेंटल प्रिपरेशन। जी हाँ, ऐसे कौन से क्रायोप्रोटेक्टेंट के एग्जांपल हैं जो कि पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज होते हैं। अब भैया क्रायोप्रोटेक्टेंट क्या होता है, फ्रीजिंग डैमेज होने से बचाता है। जब आप फ्रीज ड्राइंग करते हो, फ्रीजिंग करते हो, जब आप रेफ्रिजरेटर में डालते हो ना, तो सिंपली अगर बात किया जाए वो प्रोडक्ट डैमेज होने से बचाने के लिए जो चीज डाली जाती है उसे बोलेंगे क्रायोप्रोटेक्टेंट। तो भाई पेरेंटल प्रिपरेशन में क्रायोप्रोटेक्टेंट ट्विन 80 ये तो सर्फेक्टेंट हुआ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होगा क्या, या फिर प्रोपिल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट होगा या फिर स्पैन 20 होगा। देखो क्रायोप्रोटेक्टेंट की जहां पे बात आएगी ना वहां पे एग्जांपल याद कर लेना, PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, जबकि स्पैन ट्विन ये सब तो सर्फेक्टेंट में आ जाते हैं, ठीक है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि PEG क्या होता है, क्रायोप्रोटेक्टेंट होता है। ग्लिसरॉल हुआ, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड हुआ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हुआ, अमीनो एसिड ग्लाइसिन वगैरह हो गया, ये सब आपके क्रायोप्रोटेक्टेंट होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को बायोलॉजिकल डैमेज से बचाते हैं या फ्रीजिंग डैमेज से बचाने का काम करते हैं। क्लियर है, ये वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर जब देखो विच इज द नॉट, लो भैया जब किसी क्वेश्चन में नॉट आ जाए, किसी क्वेश्चन में एक्सेप्ट आ जाए तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन पैरामीटर पेरेंटल टेस्ट के लिए नहीं है, कौन सा पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए इवैल्यूएशन पैरामीटर नहीं है पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। तो भैया पेरेंटल में आपका लीकर टेस्ट होता है क्या, देखते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट इसको भी मेजर किया जाता है, पाइरोजन की भी टेस्टिंग की जाती है, लेकिन
टोनिसिटी टेस्ट ये आपके मेनली पेरेंट्रल से उतना एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है। पेरेंट्रल बनने के बाद की बात किया जाए तो लीकर्ट टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट और पाइरोजन टेस्ट आता है, टोनिसिटी में नहीं आएगा। देख लो कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल, तो लीकर्ट टेस्ट होगा, क्लैरिटी टेस्ट होगा, पाइरोजन टेस्ट होगा, स्टेरिलिटी टेस्ट होगा और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट होगा, जो कि पेरेंट्रल प्रिपरेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड ऑयल, जी हाँ, इनमें से कौन सा फिक्स्ड ऑयल नहीं यूज होता है पेरेंट्रल प्रिपरेशन में। लो भैया कौन सा नहीं है, जब क्वेश्चन में नॉट आए एक्सेप्ट आ जाए ध्यान से पढ़ो भैया। तो भाई फिक्स्ड ऑयल में अगर बात किया जाए पेरेंट्रल प्रिपरेशन में तो सीसम ऑयल यूज होता है, पीनट ऑयल भी यूज होता है, कॉटन सीड ऑयल भी होता है। क्या नहीं होता है, नहीं पूछा था ना, तो कोकोनट ऑयल ये आपके यूज में नहीं लाया जाता, जबकि आपके सीसम ऑयल की बात किया जाए, पीनट ऑयल की बात किया जाए, कॉर्न ऑयल की बात किया जाए, कॉटन सीड हो, सोयाबीन, एथिल ओलिएट, ये सब आपके क्या है पेरेंट्रल प्रिपरेशन में यूज होने वाले होते हैं, जबकि कोकोनट ऑयल नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर बफरिंग एजेंट इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। जी हाँ, आपके आई प्रिपरेशन में ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में एज अ बफरिंग एजेंट की बात किया जाए तो क्या यूज होगा। बफरिंग एजेंट में आपका सिट्रिक एसिड भी होता है, ग्लूटामिक एसिड भी होता है और फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा दीजिए, ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, सिट्रिक एसिड हो, ग्लूटामिक एसिड हो, फास्फोरिक एसिड हो, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या होते हैं एज अ बफरिंग एजेंट। देख लो फास्फोरिक, ग्लूटामिक, सिट्रिक, एसिटिक एसिड बफरिंग एजेंट का काम करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, ड्यूरिंग द स्टोरेज मैनेज करने का काम करते हैं। क्लियर है, हाँ जी। यहाँ पे पूछा गया है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स यानी कि एलवीपी जो होते हैं कितने एमएल में सर्कुलेट किए जाते हैं, कितने एमएल के होते हैं। लार्ज वॉल्यूम से बात आती है, देखो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल में क्या होता है, लेस देन 100 ml, 100 ml से कम होता है तो स्मॉल वॉल्यूम होगा, और 100 से 5000 ml के ऊपर जो फॉर्मुलेशन होते हैं, जो पेरेंट्रल होते हैं ना, 100 से 5000 ml, तो वो क्या होते हैं लार्ज वॉल्यूम। पूछा क्या है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल का वॉल्यूम रेंज क्या होगा, 100 से 5000 ml के रेंज में। ये जो आपके एनएस की बोतल, आरएल की बोतल वगैरह होती है ना, तो ये आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। ये भैया एग्जिट एग्जाम में जितने भी 11 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, उन 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 2 बुक बता रहा हूँ, एक थ्योरी बुक है और उसी थ्योरी का एमसीक्यू बुक है। मतलब हर एक 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर का, इधर टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, निमोनिक फॉर्म में थ्योरी पढ़ा, उसका एमसीक्यू सॉल्व किया, थ्योरी पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किया, थ्योरी पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किया। और ये दोनों बुक आपके हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एग्जिट एग्जाम हो, उसके लिए हेल्पफुल होंगी। बुक का नाम क्या है, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप। एक थ्योरी है, एक ऑब्जेक्टिव है। दोनों बुक की कीमत लगभग 900 रुपए के आसपास मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी भाई साहब, जीडीसी क्लासेस ऐप पे, या फिर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, इसका लिंक में डाल दिया हूँ, वहां से मंगा लेना डियर, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है जी, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। जी हाँ, एक होता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन और एक होता है किल्ड वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो किल्ड में आते हैं, 3 तो कंबाइंड में आएंगे, एक लाइव में आएगा। बताओ, बैसिलस कालमेट यूरिन बीसीजी वैक्सीन लाइव में होता है, पोलियो और टीबी आता है, डिप्थीरिया टेटनस आएगा, हेपेटाइटिस और रेबीज आएगा। देखो लाइव वैक्सीन की जहाँ पे बात आएगी ना, लाइव एटीन्यूटेड मतलब बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के लाइव से उसको कल्चर किया जाता है, तो वो बीसीजी वैक्सीन होता है, ठीक है। तो आपका देखो लाइव एटीन्यूटेड में क्या होगा, बीसीजी बैसिलस कालमेट यूरिन होगा, जबकि रेबीज हुआ, पोलियो हुआ, टाइफाइड हुआ, कॉलरा हुआ, ये सब किल्ड में आएंगे। कंबाइंड में डीपीटी वगैरह आ गया, एमएमआर आ गया, है ना, ये सारे कंबाइंड में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, बीसीजी वैक्सीन है जो अभी अभी देखा, वो किस रूट से दी जाती है, इंट्रानेजल रूट से दी जाएगी, ओरल रूट से दी जाएगी, या इंट्राडर्मल डर्मिस लेयर में दी जाएगी, या आईएम बोले तो इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। चलिए जी बता दीजिए। जी हाँ, किसकी बात हो रही है, बीसीजी वैक्सीन आपको लगती है ना, वो इंट्राडर्मली दी जाती है। कहाँ पे भैया, इंट्राडर्मल दी जाती है, तो भैया डर्मिस लेयर में इसको इंसर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, विस्कोसिटी बिल्डर्स यूज इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। जी हाँ, आई प्रिपरेशन में, आई फॉर्मुलेशन में, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में विस्कोसिटी को बढ़ाना है, विस्कोसिटी बिल्डअप करना है, तो उसको भैया आइसोप्रोपिल पाल्मिटेट यूज करोगे या फिर कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, पीनट ऑयल बढ़ाएगा, क्लोरोब्यूटेनॉल। देखो अब भैया क्लोरोब्यूटेनॉल तो प्रिजर्वेटिव में आ जाएगा, विस्कोसिटी नहीं बढ़ाएगा। ये तो आपके क्या है, फिक्स्ड ऑयल हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होंगे। आइसोप्रोपिल पाल्मिटेट होगा क्या, ये भी नहीं होगा। विस्कोसिटी को बढ़ाना है, थिकनिंग एजेंट आपके हमेशा पढ़ा होगा आपने क्या, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, एथिल सेलुलोज, ये आपके जो सेल्यूलोज डेरिवेटिव होते हैं ना, वो विस्कोसिटी मॉडिफायर है, विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम फॉर्मुलेशन के अंदर करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ कंबाइंड वैक्सीन। जी हाँ, इनमें से कौन सा कंबाइंड वैक्सीन है। कंबाइंड में आपके हेपेटाइटिस बी कंबाइंड में आएगा, HIV आएगा, वॉर वैक्सीन या DPT, बोले तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, तो कंबाइंड तीन रोगों का, तीन डिजीजेज का कंबाइंड वैक्सीन है कि नहीं। DPT हुआ, DPT वैक्सीन क्या है, कंबाइंड वैक्सीन में आती है। किसमें, आपके डिप्थीरिया की बात किया जाए, पर्ट्यूसिस की बात किया जाए, तो और टेटनस की बात किया जाए। उसके बाद आपके MMR होते हैं, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये भी आपके क्या होते हैं, कंबाइंड वैक्सीन में आते हैं। तो कंबाइंड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, ये सब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके टेबल से याद कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड वैक्सीन। जी हाँ, इनमें से कौन सा टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। चलो भैया, टेटनस टॉक्साइड होगा, या मेनिंजोकोकल वैक्सीन हो, या इन्फ्लुएंजा है, या रोटोवायरस है। जी हाँ, टॉक्साइड की बात किया जाए तो टेटनस टॉक्साइड, ये आपके टॉक्साइड के रूप में आपके प्रेजेंट होते हैं। कौन से, टेटनस टॉक्साइड। देखो एग्जाम्पल की बात किया जाए ना, तो टॉक्साइड क्या है, एक इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, जो कि आपके किसी भी बैक्टीरिया से केमिकल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट से निकाला जाता है टॉक्साइड को, उसके बाद वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, टेटनस टॉक्साइड इसका राइट आंसर हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा। जी हाँ, कॉलेरा का प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, साल्मोनेला टाइफाई, ये तो टाइफाइड का होगा, नहीं होगा। ई कोलाई, स्टीरिया कोलाई, ये भी नहीं होता है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस भी नहीं होगा। कॉलेरा की बात किया जाए तो विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ये आपके क्या होते हैं, कॉलेरा के प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट हुए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगा दीजिए, वाइब्रियो कोलेरी, जो कि आपका कोलेरा होता है तो डायरिया, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, उस कंडीशन में ये वैक्सीन लगाई जाती है। हाँ जी, लगाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या होने वाला है जी, व्हाट इज द इन्फेक्शियस एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर TB, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने के लिए कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट यूज मतलब कॉज करता है, कौन सा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो निमोनिया कॉज करेगा जी, टेटेनी तो टिटनस कॉज करेगा, ई कोलाई भी नहीं होगा भैया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम सुना होगा, TB को कॉज करने की जो आपकी क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, वो क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। ठीक है, हाँ जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वाला राइट हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपके TB में यूज होने वाले वो होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, व्हेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर, अच्छा व्हेन प्रीफॉर्म्ड, सॉरी, व्हेन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, दे प्रोवाइड विच काइंड ऑफ इम्यूनिटी। जी हाँ, जब पहले से बनी हुई प्री फॉर्म एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कहाँ की जा रही है, आपके बॉडी में। जी हाँ, प्री फॉर्म एंटीबॉडी आपके बॉडी में इंसर्ट की जा रही है, तो किस प्रकार की इम्यूनिटी बनेगी बताओ। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, भैया नेचुरली है क्या, बाहर से दे रहे हो तो नेचुरल की बात ही नहीं आएगी। और भाई जब हम क्या करते हैं, किसी बाहर से किसी भी डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ना एंटीबॉडी को, तो वो एक्टिव में तो नहीं आएगी, आर्टिफिशियल है लेकिन एक्टिव में नहीं आएगी, वो भाई आर्टिफिशियल पैसिव में आती है। क्या, जब हम बाहर से कोई इंजेक्शन एंटीबॉडी हम लगाते हैं तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है जब डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं बाहर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पे राइज हुए। ठीक है, जैसे एंटी वेनम, एंटी रेबीज, ये आर्टिफिशियल
पैसिव इम्यूनिटी, एंटीवेनम स्नेक के काटने से, रेबीज वाला कुत्ते के काटने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज कंडक्टेड टू असेस द सेल्फ लाइफ एंड वैलिडिटी ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ एन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। जी हाँ, कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, या वो कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा, स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल रहेगा तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी टेस्ट ही तो होगा। जी हाँ, इंटरफेरेंस नहीं है, बैच सेफ्टी नहीं है, बैच प्योरिटी नहीं है, सिंपली अगर हम बात किया जाए उसके सेल्फ लाइफ, उसके वैलिडिटी, उसके एक्सपायरी डेट को मेजर करने का काम आपका स्टेबिलिटी टेस्ट कर देता है। कौन सा टेस्ट करेगा, स्टेबिलिटी टेस्ट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट हुआ। ठीक है, कितने दिनों तक चलेगा, बैच प्योरिटी तो अलग हो गया, बैच इंटीग्रिटी तो अलग हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज TAF स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन फ्लॉक्यूल। लो भैया, क्वेश्चन में ही आंसर है, आंसर में ही क्वेश्चन है। बताओ TAF का फुल फॉर्म क्या होता है, किसके कंटेक्स्ट में बोला गया है, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन फ्लॉक्यूल के कंटेक्स्ट में TAF का फुल फॉर्म। TAF बोले तो टॉक्सिन एक्टिवेटिंग फैक्टर, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन फ्लॉक्यूल, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन फैक्टर या ट्रांसलेशनल अरेस्ट फैक्टर। अरे भैया, TAF का मतलब क्या होता है, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन फ्लॉक्यूल, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन फ्लॉक्यूल, जो कि आपके टॉक्साइड और एंटीटॉक्सिन के क्वांटिटी में सुटेबल होते हैं, और TAF आपका यही फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जो एडजुवेंट हम वैक्सीन में डालते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, और एडजुवेंट भी डालते हैं एक्सिपिएंट टाइप में, तो भैया उसका काम क्या है, साइड इफेक्ट को घटाना, या वैक्सीन को स्टेबलाइज करना, या इम्यून रिस्पांस को बढ़ाना, या फिर वैक्सीन के सेल्फ लाइफ को बढ़ा देना। तो देखिए, जितने भी आपके एडजुवेंट होते हैं ना, किसमें हम जब वैक्सीन में एडजुवेंट को डालते हैं तो उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है, वो वैक्सीन के अंदर इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने का काम कौन करता है, एडजुवेंट्स करता है। ठीक है, चलो एक और बुक के बारे में बता दें, एग्जिट एग्जाम के कंप्लीट ग्रो सब्जेक्ट का आपको MCQ सॉल्व करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज एग्जिट एग्जाम का आपको मंगा लेना है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिलेगी, 350 रुपए की बुक होने वाली है, और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, एक बार देख लीजिएगा। 350 की बुक है, और पूरा का पूरा एग्जिट एग्जाम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन मिलेगा। कम समय में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, घर बैठे इसे मंगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके विजिट करके मंगा लीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है जी, एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाई। जी हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे गेंड हो सकती है, या नेचुरली इन्फेक्शन हो जाए तब भी एक्टिव इम्यूनिटी गेंड होगी, वैक्सीन लगने के बाद भी एक्टिव इम्यूनिटी गेंड होती है कि नहीं होती है, होती है, और किसी टॉक्साइड के आने से भी होती है। तो यहाँ पे सभी रीजन के द्वारा, सभी चीजों के द्वारा एक्टिव इम्यूनिटी गेंड होती है। ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन हो, डिजीज हो, वैक्सीन लगती हो, या टॉक्साइड के द्वारा आपका एक्टिव इम्यूनिटी बिल्डअप होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन। जी हाँ, यहाँ पे देखो, लाइव एटेन्यूएटेड में एक वायरल वैक्सीन भी होता है, और एक बैक्टीरियल वैक्सीन भी होता है, और एक किल्ड में भी क्या होता है, वायरल होता है, और किल्ड में भी बैक्टीरियल होता है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड है और वायरल वैक्सीन है। तो भैया विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफाई, येलो फीवर और नॉन ऑफ दीज। देखो, लाइव एटेन्यूएटेड में वायरल वैक्सीन की बात किया जाए ना, तो येलो फीवर होता है। जी हाँ, येलो फीवर क्या है, आपके लाइव एटेन्यूएटेड के वायरल वैक्सीन के, वायरल डिजीज में दिया जाने वाला वैक्सीन होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टॉक्सिन इज एसोसिएटेड विद द पैथोलॉजी ऑफ गैस गैंग्रीन। जी हाँ, गैस गैंग्रीन के पैथोलॉजी से कौन सा टॉक्सिन एसोसिएटेड है जी, बीटा टॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन, गामा टॉक्सिन, या फिर डेल्टा टॉक्सिन। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं पैथोलॉजी ऑफ गैस गैंग्रीन के, जी हाँ, गैस गैंग्रीन के पैथोलॉजी से आपके अल्फा टॉक्सिन रिलेटेड करते हैं। कौन से, अल्फा टॉक्सिन आर रिलेटेड टू द टॉक्सिन ऑफ गैस गैंग्रीन, एंटीटॉक्सिन होता है। ठीक है, जी हाँ। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टेटनस। जी हाँ, टेटनस कॉज होता है जो, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होगा,
क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसियली के द्वारा होगा, या क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के द्वारा टेटनस कॉज हो रहा है, या क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के द्वारा। जी हाँ, तो भैया टेटनस जो कॉज होता है ना वो सिंपली आपके क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पे राइट हुए, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के द्वारा टेटनस कॉज हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड इज कॉम्बिनेशन इज करेक्टली डिस्क्राइब बाय द फुल फॉर्म ऑफ एमएमआर। जी हाँ, एमएमआर वैक्सीन जो होती है वो किस किस रोग का, किस किस डिजीज की वैक्सीन होती है बताइए। मीजल्स, मम्स और रूबेला की वैक्सीन होती है, मम्स, मलेरिया और रिकेट्स की वैक्सीन होगी, या फिर मीजल्स, मेनिंजाइटिस और रेबीज की वैक्सीन होगी, या मीजल्स, मम्स और रिकेट्स की वैक्सीन होगी। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? एमएमआर। एमएमआर किसका करेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ जी? मीजल्स, मम्स और रूबेला। ऑप्शन नंबर ए वाले राइट हुए, मीजल्स, मम्स और रूबेला, इन तीनों के काउंटर अटैक में आपका ये एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम टिपिकली एसोसिएटेड विथ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। जी हाँ, हमने क्या बोला, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल तो 100 से 5000 ml के बीच में होता है ना, तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल लेस देन 100 ml होगा। तो भाई लेस देन 100 ml तक में अगर जो रेंज में आते हैं ना, एम्प्यूल होता है, वियाल्स वगैरह हो सकता है, तो ये आपके कौन से होते हैं जी? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल के अंतर्गत आ जाते हैं। लेस देन 100 ml स्मॉल वॉल्यूम, 100 से 5000 ml ये आपके लार्ज वॉल्यूम में आते हैं। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है जी, एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट एज एंटीऑक्सीडेंट यूज इन स्टेरॉइड प्रोडक्ट। जी हाँ, अब भैया एंटीऑक्सीडेंट की बात जब हमने करी थी तो एंटीऑक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और एक आपके ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। तो भैया यहाँ पे भैया देखो क्या है एग्जांपल ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट, देखो 3 तो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड रिड्यूसिंग में आता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी रिड्यूसिंग में आता है, अस्कॉर्बिक एसिड भी रिड्यूसिंग में आता है। ब्लॉकिंग एजेंट में क्या आता है? अस्कॉर्बिक एसिड एस्टर। जी हाँ, अस्कॉर्बिक एसिड एस्टर ये आपके ब्लॉकिंग एजेंट में आता है। पूछा क्या था? ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो देखो यहाँ पे देखो, एंटीऑक्सीडेंट एक होता है रिड्यूस होकर के और एक होता है ब्लॉक करके। तो रिड्यूसिंग में अस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड, और ब्लॉकिंग में एस्टर आ जाएगा, बीएसटी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये सब आ जाता है। ठीक है, चलो इसको भी याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन हमने बहुत करा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी रेंज ऑफ मोस्ट कॉमर्शियल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन लाइज बिटवीन। जी हाँ, मोस्ट कॉमर्शियल जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है उसकी विस्कोसिटी रेंज कितनी होगी? कितने विस्कस होंगे? 10 से 12 सेंटीपॉइज, 30 से 40 सेंटीपॉइज, 25 से 50 सेंटीपॉइज, अथवा 5 से 10 सेंटीपॉइज। जी हाँ, तो भाई मोस्ट कॉमर्शियल जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं ना, वो 25 से 50 सेंटीपॉइज के बीच में उनकी विस्कोसिटी होगी। कितना होगा? 25 से 50 सेंटीपॉइज। सो ये रहे टोटल आपके 30 क्वेश्चन जो कि सुटिक्स के पार्ट नंबर 10 के थे। इससे पहले के 9 पार्ट देख लीजिएगा, ये 10वां हो गया। इसके आने वाले जो पार्ट है वो सभी पार्ट के का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट को एकदम लगा दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। बाकी बुक मंगाना है, ये दोनों बुक, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। आपके जो भी फ्रेंड, आपके जो भी मित्र एग्जिट एग्जाम देना चाहते हैं उन तक ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से ढेरों एग्जिट एग्जाम के कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को विजिट जरूर करें। यहाँ पे बनी हुई प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।